स्विट्जरलैंड को देखने के बहुत से तरीके हैं। किसी ट्रेन की कड़की से गुजरते हुए माउंटेन्स को देखना, किसी छोटे से विलेज की गलियों में चलना, या फिर किसी माउंटेन के समिट पर खड़े होकर नीचे फैली हुई दुनिया को देखना। लेकिन आज का सफर सबसे थोड़ा मुख्तलिफ है। आज हम स्विट्जरलैंड को पानी के बीच से देखने वाले हैं। मैं इस वक्त लूसर्न में हूँ और हम इंटर होने वाले लेक लूसर्न की दुनिया में, जहाँ हर तरफ पानी है और पानी के पार आल्प्स की बुलंद चोटियाँ। लेकिन इस लेक की खूबसूरती सिर्फ इसके मंजर तक महदूद नहीं। इस पानी ने स्विट्जरलैंड की तारीख के बहुत से दौर देखे हैं। कभी ये गोतार्ड की तरफ जाने वाली मुसाफिरों और माल के लिए एक जरूरी रास्ता थी। कभी इन्हीं किनारे पर छोटे छोटे बस्तियां आबाद होती रही। यही पानी दुनिया भर से आने वाले लोगों को स्विट्जरलैंड के एक बिल्कुल डिफरेंट चेहरा दिखाती है। तो आज मेरे साथ रहिए, क्योंकि लूसर्न से लेक लूसर्न के सफर में सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा। हम इस लेक को उसकी खूबसूरती, तारीख और कहानी तीनों पहलू से देखने जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। सुबह के तकरीबन 10 बज रहे हैं और फेरी मेरे सामने आ चुकी है। मुझे ख़ुद नहीं पता जाना कहाँ है। या तो माउंट थ्री जाऊँगा, रास्ते में देखूँगा क्योंकि इस टाइम वो बादलों में ढका हुआ है, या इस फेरी का जो लास्ट टर्मिनल है फ्लूलैंड। तो देखते हैं, लेक लूसर्न की सैर करते हैं या माउंट थ्री की। फेरी मेरे सामने आ गई है, अब रिवर्स में आएगी। मैं तो समझ रहा था स्टीम इंजन वाली फेरी होगी जो तकरीबन 120-130 साल पुरानी, लेकिन ये बहुत ही मॉडर्न किस्म की फेरी। ये रही फेरी। Yes, it's the right. Is it a bit step up, like a alleyway? Step up? Wollen wir schon zeigen? Nein. Kommen wir spät. Ja, das ist super. लेक लूसर्न का सफ़र शुरू करने के लिए आज मैंने जिस वेसल पर सवार होना है, इसका नाम है MS डायमंड, और ये लेक लूसर्न पर चलने वाली सबसे मॉडर्न वेसल में से एक है। सफ़र शुरू करने से पहले मैं आपको इस पूरे वेसल का टूर कराता हूँ। जैसे ही आप इंटर होते हैं, सबसे पहले इसका स्पेशियस और मॉडर्न इंटीरियर नज़र आता है। बड़ी ग्लास विंडोज़ की वजह से अंदर बैठकर भी लेक लूसर्न और सराउंडिंग माउंटेन्स के व्यूज़ इजीली एंजॉय कर सकते हैं। वेसल के अंदर कंफर्टेबल सीटिंग एरियाज है और डिज़ाइन को इस तरह रखा गया है कि पैसेंजर को एक जगह बैठने की बजाय सफ़र के डिफरेंट मोमेंट्स में व्यूज़ एंजॉय करने का मौका मिले। और अगर आप मेरी तरह बिल्कुल लेक को करीब से देखना चाहते हैं, तो फिर ऊपर डेक का एक्सपीरियंस और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ से लेक लूसर्न का पेनोरामा काफ़ी डिफरेंट नज़र आता है। एक तरफ लूसर्न सिटी और दूसरी तरफ आल्प्स के माउंटेन्स, और बीच में पूरा ब्लू लेक। इस वेसल की लेंथ तकरीबन 63.5 मीटर है और विड्थ 13.5 मीटर, और ये एक वक्त में लगभग 1100 पैसेंजर्स को एकोमोडेट कर सकती है। इसलिए आप चाहे तो कंफर्टेबल इंडोर सीटिंग से लेक देखें या फिर बाहर आकर फ्रेश अल्पाइन एयर एंजॉय करें। Ja, und jetzt? Herzog in de MS डायमंड की सर्विस स्टार्ट होने के कुछ ही मंथ्स बाद, यानी 7 दिसंबर 2017 को ये एक रॉक से टकरा गई थी। वेसल को सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ, लेकिन फॉर्चुनेटली कोई पैसेंजर इंजर नहीं हुआ। बाद में इसकी एक्सटेंसिव रिपेयर हुई और दोबारा सर्विस में आ गई। वो रही पीछे ज्यूरिख। ये हमारा रहा फर्स्ट स्टॉप, और मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं है जाना मुझे कहाँ है। जहाँ मेरे जाने का प्रोग्राम था वो सामने माउंटेन्स देख लें, पहाड़ बादलों से ढके हुए हैं। अब ये नाम कौन पढ़ सकता है? इस लेक की खास बात सिर्फ इसका ब्लू पानी नहीं या इसके मौजूद आल्प्स नहीं, इसका लैंडस्केप इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि बोट के रूट एक सिंपल स्ट्रेट जर्नी नहीं रहता। लेक कई आर्म्स और बेज में फैलती है, और इसी वजह से हर कुछ देर बाद सामने का सीन बदल जाता है। इन दोनों में बताया ये मॉडर्न स्ट्रक्चर
और ये ट्रेडिशनल स्विस, कौन सा वाला बेहतर लग रहा है? 要不然你回正拿回去啊。 वित्सनाव एक विलेज है और जाना था टॉप ऑफ इस माउंटेन जिसे रिगी बोलते हैं। एक फेमस माउंटेन है, लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लाउड्स के अंदर छुपा हुआ है, ऊपर जाके कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ वाइट वाइट सा ही होगा। तो मैं अपना सफ़र आगे ही इसी लेक में कंटिन्यू रखूँगा। वहाँ से हम आ रहे हैं और इसके बाद हमने इस डायरेक्शन में जाना है। इस लेक का टोटल सरफेस एरिया तकरीबन 114 स्क्वायर किलोमीटर है और शोर लाइन तकरीबन 130 किलोमीटर लंबी है। लेक की एवरेज डेप्थ तकरीबन 117 मीटर है, लेकिन सबसे गहरी जगह तकरीबन 214 मीटर है। यानी जिस पानी को हम ऊपर से देख रहे हैं उसकी सरफेस कितनी भी काम क्यों ना हो, हमारे नीचे कुछ जगहों पर 200 मीटर से भी ज्यादा गहरा पानी है। Bin ich jetzt fast? Wir müssen dann noch wissen, weg genau das wir machen. Dann werden wir dann auch अब सवाल ये है कि इतनी अनयूजुअल शेप वाली लेक बनी कैसे। इसका जवाब हमें आज से नहीं बल्कि तकरीबन 12,000 साल पहले ले जाती है। आइस एज के एंड पर जब ग्लेशियर रिट्रीट करने लगे तो उन ग्लेशियर ने सेंट्रल स्विट्जरलैंड की लैंडस्केप को शेप किया। ग्लेशियर्स ने वैलीज को कर्व किया, रॉक को इरोड किया और पीछे वो डीप इरेगुलर लैंडस्केप छोड़ा जिसे बाद में पानी जमा हुआ, और इसी प्रोसेस का रिजल्ट है लेक लूसर्न। यानी जब हम यहाँ किसी स्टीप माउंटेन वॉल को देखते हैं तो उसके पीछे सिर्फ पहाड़ की शेप नहीं, इसके पीछे ग्लेशियर्स की वो मूवमेंट है जो हजारों साल पहले यहाँ से गुजरी थी। वो रही सामने रेगी के लिए ट्रेन खड़ी है। तो टाइमिंग इनका ऐसा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से फेरी पहुँची, वहाँ पे जो है ना ट्रेन रेडी होती है, तो यहाँ निकलते साथ ही वहाँ बैठ जाते हैं और जाना टॉप ऑफ द माउंटेन। ये माउंटेन के टॉप पे जाएगी। तो ये एक और ट्रेन, ये थोड़ी सी पुरानी मॉडल है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं, 2 ट्रेन में ही होके जाएंगे। ये यहाँ का स्टेशन। स्विट्जरलैंड का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क यहाँ लिटरली लेक और माउंटेन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता हुआ नजर आता है। और रेगी की बात निकली है तो माउंटेन्स को थोड़ा गौर से देखिए। माउंट रेगी को स्विट्जरलैंड में क्वीन ऑफ द माउंटेन कहा जाता है। लेक लूसर्न से रेगी का पर्सपेक्टिव पर्टिकुलरली खूबसूरत है क्योंकि माउंटेन लेक के बिल्कुल करीब राइज करता हुआ नजर आता है। और रेगी की एक बहुत इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग हिस्ट्री भी है। 19वीं सेंचुरी में यहाँ माउंटेन टूरिज्म डेवलप होना शुरू हुई और 1871 में रेगी रेलवे ओपन हुई जो यूरोप की अर्लीस्ट माउंटेन रेलवेज में से थी। आज स्विट्जरलैंड में माउंटेन्स रेलवे लेना कोई अनयूजुअल बात नहीं लगती। आप स्टेशन पर जाइए, टिकट ले और ट्रेन आपको माउंटेन्स के ऊपर ले जाती है। लेकिन 19वीं सेंचुरी में स्टीप माउंटेन्स पर रेलवे चलाना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग अचीवमेंट था और रेगी ने इसी डेवलपमेंट में पियोनियर रोल प्ले किया था। अब अगर नज़र दूसरी तरफ ले जाए तो सेंट्रल स्विट्जरलैंड का एक फेमस माउंटेन रीजन आता है, पिलातस। रेगी और पिलातस दोनों लेक लूसर्न के अराउंड है, लेकिन दोनों का अपीयरेंस काफ़ी डिफरेंट है। और इस माउंटेन की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ों में से एक है इसका रेलवे कनेक्शन। पिलातस रेलवे दुनिया की स्टीपेस्ट कॉकव्हील रेलवे में से एक है जहां मैक्सिमम ग्रेडियंट तकरीबन 48% तक जाती है। यानी लेक के बिल्कुल करीब से आप ऐसे माउंटेन्स को देख रहे हैं जहां रेलवे इंजीनियरिंग ने नॉर्मल लिमिट को काफ़ी पुश किया है। और यही स्विट्जरलैंड की एक इंटरेस्टिंग कम्बिनेशन है। नेचर ने माउंटेन दिए और इंसान ने उन माउंटेन तक पहुंचने का तरीका डेवलप कर लिया। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ,
पहले तो ये है कि ये जो फेवरेट विलेज था वो मेरा वो ये था पूरे लेक लुसर्न में। और दूसरी बात, पीछे केबल कार जाती है टॉप ऑफ द माउंटेन तक, मुझे नहीं पता किस तरह के व्यूज़ वहाँ से आएंगे। और तीसरी बात ये है कि अगर आप इवन 10 दिन भी सिर्फ लुसर्न में गुजारेंगे, यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस है आप कवर नहीं कर सकते। सिर्फ लुसर्न की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी स्विट्ज़रलैंड तो बहुत दूर की बात है। लेक लुसर्न को समझने के लिए सिर्फ सीनरी और माउंटेन्स काफ़ी नहीं, इस लेक की इकोनॉमिक हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम यहाँ साइट सीइंग के लिए बैठे हैं, कैमरा ऑन है, बोट कंफर्टेबल है और हम लेक को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कुछ सेंचुरीज पहले ये लेक एक मेजर ट्रांसपोर्ट रूट थी। सेंट्रल स्विट्ज़रलैंड को गोथार्ड पास के थ्रू साउथ की तरफ कनेक्ट करने में लेक लुसर्न का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ऑफिशियल लेक लुसर्न हिस्ट्री के मुताबिक 1863 तक गोथार्ड पास के लिए एक मेजर और उस वक्त ओनली ट्रेड कनेक्शन थी। आज जिस लेक पर हम टूरिस्ट क्रूज कर रहे हैं, कभी इसी पानी पर गुड्स ट्रांसपोर्ट होते थे। नॉर्थ से गुड्स लुसर्न पहुंचते, फिर लेक के थ्रू साउथ की तरफ मूव करते हैं और आगे गोथार्ड पास के रूट से आल्प क्रॉस किए जाते हैं। उस वक्त रोड्स और रेलवेज आज की तरह डेवलप नहीं थे, पहाड़ों को क्रॉस करना मुश्किल था। लेक नेचुरली एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर प्रोवाइड करती थी, इसलिए लेक लुसर्न की इंपॉर्टेंस उसकी ब्यूटी से ज़्यादा है। ये एक प्रैक्टिकल हाईवे भी थी। फिर 19th सेंचुरी में रेलवे का ज़माना आया, रेलवे नेटवर्क एक्सपेंड होने लगा और ग्रेजुअली गुड्स ट्रांसपोर्ट का बहुत सा हिस्सा लेक से रेलवे की तरफ शिफ्ट होने लगा। इसके बाद हमारी अगली मंजिल वो सामने वाली जगह, उसके बाद हम राइट को मुड़ेंगे। नाइनटीन सेंचुरी के आखिर में जब यूरोप में अल्पाइन टूरिज्म पॉपुलर होना शुरू हुई, लेक लुसर्न के शोर पर होटल्स और रिजॉर्ट्स डेवलप होने लगे। वेगस, वित्सना और दूसरे लेक टाउन्स, इन सब की टूरिज्म इकोनॉमी इसी चेंजिंग एरा का हिस्सा बनी। और लेक पर चलने वाली स्टीमर्स भी सिर्फ ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं रही, बल्कि खुद ट्रैवल एक्सपीरियंस बन गई। Oh, look, da gibt's gerade so einen Eingang, wo wieder von das Schiff wieder इस विलेज का नाम 52 है और इन्हें नहीं पता कि हम 5252 को बोलते हैं। मेरी यहाँ ख़ुद जो है ना फर्स्ट टाइम विज़िट है और पीछे वाटरफॉल है, बहुत हाई माउंटेन्स है। एक वाटरफॉल ये बहुत प्यारी जगह, एक वो वाटरफॉल रही। और यहाँ से वो सामने वाली जो विलेज है फ्लोलेन, हमारे लास्ट स्टॉप। हमारे आज की फाइनल डेस्टिनेशन फ्लोलेन। यहाँ से मैंने लास्ट टाइम गोथार्ड पेनोरामा एक्सप्रेस से होते हुए लुसर्न की सैर की थी, लेक लुसर्न। उस व्लॉग की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत प्यारी पेनोरामिक ट्रेन है स्विट्ज़रलैंड की। हमारे उतरने की बारी है और इनकी सैर की बारी।
दुनिया जहाँ के बूढ़े बुढ़िया रिटायर लोग यहाँ घूमने आते हैं, रिटायरमेंट का वेट कर रहे होते हैं। ये देखें, टेढ़े वेढ़े चल रहे होते हैं। ट्रैवल करना जवानी का काम है। फाइनल रिव्यूज़ मैं ट्रेन स्टेशन से दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैंने कपल ऑफ ट्रेन्स स्विच करना है, तब जाके मैं मिलान पहुँचूँगा। तो फ़िलहाल मुझे इजाज़त चाहिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में रोमानिया से।